नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो यूके पीएससी अपकमिंग वैकेंसी है हमारी, ठीक है, उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे पेड क्विज के हैं उसको देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे ग्रुप्स भी इसके लिए स्टार्ट हैं यूके पीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप उसमें चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा नीचे, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी जो है मिल जाएंगी, वहाँ पे दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हम कुछ इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन को और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो ओशनिक एक्टिविटीज़ वगैरह के संबंध में रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए ये संस्थान इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ठीक है। और चेन्नई में, तमिलनाडु में इसका जो है हेडक्वार्टर है और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत जो है ये स्थित है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर स्थित है? तो एक फेमस हमारे जो फिजिसिस्ट हुए मेघनाथ साहा, इनके बारे में भी पढ़िएगा। इनके नाम पे ही ये संस्थान इस्टेब्लिश किया गया है। ये 1949 से है, कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन ए को चुनेंगे, वेस्ट बंगाल में। अगला है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया संस्थान, इसमें गांधीनगर, गुजरात में, ठीक। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो फिश वगैरह के रिसर्च से संबंधित ये संस्थान है कोच्चि में, ठीक है। कोच्चि कहाँ पे है? केरला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो टोबैको रिसर्च जो सेंटर है ये है आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ये भी 1947 से एस्टैब्लिश्ड है। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में है, कटक में, ठीक है। ऑप्शन सी। अच्छा, इसी में एक चीज़ ये पूछ लेते हैं कई बार कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो मनीला में है, फिलीपींस की जो कैपिटल है वहाँ पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो IARI ये इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके, तो ये सब दिल्ली में ही पूसा रोड पे जो है एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिमला में, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होती है, उसके बाद बंगाल के रीजन में रॉबर्ट क्लाइव ने ये सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें था गया कि जो कह लीजिए एक तरीके से रेवेन्यू राइट्स थे, है ना, वो कंपनी ने एक्सरसाइज किया और जो बाकी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन था वो था जो वहाँ के नवाब होते थे, ठीक है, उनके सिस्टम में। आगे चल करके इसको फिर अबॉलिश किया जाता है, उसको भी नीचे हम लोग देखते हैं। फिलहाल इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 1824 ईस्वी में हुए बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था, सैन्य विद्रोह, किसके समय में हुआ? तो ये जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में हुआ। ऑप्शन डी को चुनेंगे। बेसिकली देखेंगे ये जो 1824 के मध्य जो है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हो रहा था, है ना, जो कि 1824 से 26 के मध्य था, ठीक है। तो उसी के बीच ये सैनिक विद्रोह हुआ था, बैरकपुर सैन्य विद्रोह। ऑप्शन डी। इसमें देखें, टेनेसी एक्ट किसके समय में लागू हुआ था ये बताना है। तो 1822 में जो है बंगाल के रीजन में टेनेसी एक्ट लागू किया गया था और ये शासनकाल किसका है? लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेनेंट होते थे तो एक हेरिडिटरी राइट एंजॉय करते थे, जो पीस ऑफ लैंड था उनके पास, है ना, विद द पेमेंट ऑफ रेंट। इन चीज़ों को प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य किसके समय में लड़ा गया? तो अभी ऊपर ही बताया था आपको, ये लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड है, ठीक है। बैरकपुर म्यूटिनी वाला हमने जो देखा था क्वेश्चन। अगला है, अमृतसर की संधि 1809 एवं चार्टर एक्ट किसके काल की घटना थी? तो जो है ये चूंकि टाइम पीरियड है 1807 से 1813 के मध्य लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का,
ठीक है। तो इसी के मध्य ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो होती है राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के मध्य एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, ठीक है, और चार्टर एक्ट 1813 वाला। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। किसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? देखिए, ये अगर आपको जो गवर्नर जनरल्स हुए या वायसराय इनके समय काल याद है तो कई सारे क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाते हैं कि किसके समय के क्या मतलब मेजर इवेंट रहा था, ये सब चीज़ें चूंकि पूछी जाती हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में पिट्स इंडिया एक्ट बना था 1784 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट भी 1773 का है इनके समय काल में, ठीक है। फिर जैसे फर्स्ट मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सालबाई, है ना, सेकेंड मैसूर वॉर, तो ये सब इवेंट को ध्यान रखेंगे। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब की थी? ठीक है, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र होते हैं मदरसे, आप जानते होंगे। तो एक डेलीगेशन जो है मिलने गया मुस्लिम्स का जो है यहाँ पे 1780 में, ठीक है, हेस्टिंग्स से, और वहीं पे इन्होंने जो है अपने मदरसा के माध्यम से, है ना, जो यंग मुस्लिम्स हैं उनको शिक्षा देने के लिए एक कह लीजिए मदरसे के इस्टेब्लिशमेंट की मांग की। तो उसको मतलब 1781 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये मदरसा जो है किसके अंडर में इस्टेब्लिश किया गया? तो मौलवी मुइजुद्दीन, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, और ईयर और किसके द्वारा किया गया, ठीक है, कलकत्ता में। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की थी ये बताना है। तो सब्सिडरी लाइन्स जो आप ये टैक्सेस के फॉर्म पढ़ते हैं अलग अलग, है ना, या अन्य जो जैसे यहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस जो उस समय के रीजनल शासक हुए उनके संबंध में, तो ये सब घटना इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में सब्सिडरी लाइन्स जो है ये लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड का है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हुआ था 1798 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब है कि किसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ये जो है 1790 से 1792, ठीक है। तो किसका शासनकाल है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक। कॉर्नवालिस से संबंधित जो और जैसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, 1792, और कॉर्नवालिस कोड 1793, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ये भी 1793। तो ये सब इवेंट ध्यान रखेंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बताना है जो कि 1817 से 18 के मध्य हुआ, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे तो जो मराठा कन्फेडरेसी थी इसको डिसॉल्व किया गया एक तरीके से, और ये शासनकाल है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इनके समय की जैसे प्रमुख घटनाएं जैसे एंग्लो नेपाल वॉर था, ठीक है, जो कि 1814 से 16 तक था। सुगौली की संधि काफ़ी फेमस है जिसके माध्यम से नेपाल एक अलग कह लीजिए टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ, 1816 का था ये, ठीक है। और जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, तो ये सब इवेंट इनके काल से संबंधित हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि कब हुई? तो नेपाल जो देश है उसका स्थापना का माध्यम यही ट्रीटी ऑफ सुगौली है। गोरखा रीजन जो है, गोरखा लोग मतलब यही टेरिटरी से संबंधित थे। इनके मध्य जो ये एंग्लो नेपाल वॉर हुआ 1814 से 16 के मध्य, उसके बाद इसकी समाप्ति हुई 1816 में, ठीक। तो उसी के माध्यम से ये एस्टेब्लिश है, डी ऑप्शन। बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त किसने किया था ये बताना है। तो भी जैसे ऊपर हमने बात की थी तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसको स्थापित किया गया, और फिर जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, तो इन्होंने जो है इसको अबॉलिश किया था, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 1757 के प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो है काफ़ी फेमस बैटल है नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और इधर लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट को चुनेंगे। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन शुरू हुआ तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक तरीके से फाउंडेशन दिया सिविल सर्विसेज के लिए भारत में, लेकिन उसको एक तरीके से रिफॉर्म करने का, मॉडर्नाइज करने का, रेशनलाइज करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ठीक। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इन्हीं के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज और अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो यूरोपियंस को एक तरीके से इंकरेज करने के लिए ओरिएंटल लैंग्वेजेस जो हैं उसके बारे में स्टडी के लिए इस्टेब्लिश किया गया इसको कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसमें डी को चुनेंगे। एग्जैक्ट जो डेट थी 15 जनवरी 1784 हो सके तो इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1785 तक।
श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वायसराय के साथ हुई या उसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ पे अभी हमने जैसे ऊपर बात की थी कि थर्ड मैसूर वॉर जो था, एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है 1792 में, ठीक है। तो ये समय काल किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हमने बात की वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो उसके बाद जो ये आपका एक्ट ऑफ 1833 आया, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल जो है, इसके ऑफिस को क्रिएट किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। अब किसके काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो राजा राम मोहन रॉय ने जैसे काफ़ी प्रयास किए इसके एबॉलिशन के लिए। महिलाएं जो विधवा हो जाती थी तो सती अपने आप को प्रैक्टिस कर लेती थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जो है 1829 के काल में इन चीज़ों को अबॉलिश किया, ठीक है, लीगली रूप से। अगला है यांडाबू की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे ब्रिटिश साइड से जनरल कैंपबेल और बर्मीज साइड से एक वहाँ के जो गवर्नर थे, लेगिंग महा करके नाम था कुछ, ठीक है। तो इन लोगों के मध्य ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई थी फरवरी 1826 में, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इन सारे इवेंट्स को प्लीज़ आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी और इनको आपको पढ़ना भी है क्योंकि ये चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं। अगला है 1813 का चार्टर एक्ट किसके काल में पास हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पीरियड पे ही ये 1813 वाला हमारा चार्टर एक्ट आया, ठीक। चार्टर एक्ट मुख्य रूप से 20 सालों के लिए एक प्रकार से बनाए जाते थे और जैसे 1813 वाले में मुख्य रूप से जो प्रावधान था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड के ऊपर, उसको समाप्त किया गया दो चीज़ों को छोड़ करके, चाय यानी टी और जो इसके साथ चाइना के साथ ट्रेड था, ठीक है, इन चीज़ों को, और पूरी तरीके से ये ख़त्म किया गया था फिर 1833 वाले में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। अगला है पहला अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो देखिए फर्स्ट जो एंग्लो अफगान वॉर है, ये इसका मुख्य रूप से टाइम पीरियड है 1838 से 1842 के मध्य, ठीक। तो ये टाइम पीरियड लॉर्ड ऑकलैंड का है क्योंकि ये जो है 1836 से 42 तक था और मुख्य रूप से जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी था, ये लोग एक्सटेंड करना चाहते थे अफगानिस्तान तक क्योंकि ये रशियन का जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था उसको कम करना चाहते थे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको, विकल्प फर्स्ट। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो चूंकि ये 1878 का है, ठीक है, तो ये लॉर्ड लेटन का टाइम पीरियड है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और मुख्य रूप से इसको लाने का उद्देश्य ये था कि जो उस समय के हमारे इंडियन प्रेसेस थे जो क्रिटिकल थे ब्रिटिशर्स के, उन पे एक तरीके से कर्ब लगाना, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत के किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब इनमें चारों में सबसे पहले इनका ही समय काल है, तो ये मुख्य रूप से 1905 से 10 ऑन एन एवरेज जो वायसराय होते थे वो 5 सालों के लिए अपॉइंट होते थे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये जो है इनका कार्यकाल है 1910 से 16। फिर चेम्सफोर्ड इनके बाद आते हैं, तो चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या है 1916 से 21, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद अन्य लोग आते रहे और इसके सबसे आखिरी में लॉर्ड ये लिनलिथगो जो है ये 1836 से 44, तो 4-4-8 सबसे ज़्यादा इनका ही हो गया, 8 सालों का कार्यकाल। तो ए को चुनेंगे। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में प्रस्तुत किया गया? तो लिनलिथगो ने ही जो है इसमें अगस्त 1840 में एक ऑफर जो शिमला से स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें इंडियंस का कॉपरेशन मांगा इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो उसको आप अगस्त प्रस्ताव के रूप में फेमसली जानते हैं। तो डी को चुनेंगे, ठीक। शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो है ये 1882 में जो है उस समय की जो नेशनल एजुकेशन एडवांसमेंट था उसके रेफरेंस में इसको गठित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। रॉलेट एक्ट जो 1919 में बना किस वायसराय के कार्य में आया था कार्यकाल में? तो चेम्सफोर्ड का ही शासनकाल है ये, ऑप्शन डी। इसमें देखिए कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर्स का जो डेवलपमेंट है, जैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस रिचर्ड फेमैन का नाम आता है, इन्होंने किया था इसको। तो ये जो है मुख्य रूप से ब्रेन की वर्किंग पे है ना उसको इंटीमेट करने का कार्य करता है, तो ध्यान रखेंगे। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है ना, किस फिनोमिना पे? तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है ना,
के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों की, उस पर आधारित है ना, नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल क्लॉक्स में है ना, या स्मार्ट वॉचेस जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है ये एम्बेडेड कंप्यूटर, है ना। ये एक तरीके से इसका इंटीग्रल कंपोनेंट होता है डिजिटल वॉच का। डिजिटल कंप्यूटर इसमें से किसकी गणना करते हैं? तो कंप्यूटर जो हमारे डेवलप हुए हैं डिजिटल्स, तो ये बेसिकली उसमें जो डेटा हम इनपुट किया गया हमारे द्वारा, ठीक है, तो इनकोडेड फॉर्म में है वो किसमें? बाइनरी में। तो बाइनरी सिस्टम्स जैसे 0 1 ये होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं नंबर के जो हमारे कॉम्बिनेशन हैं इसकी कैलकुलेशन करता है। तो ठीक है, तो क्या हुआ आंसर हमारा? डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन किसका करता है? नंबर्स का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग इसमें से किन क्षेत्रों में होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब कि जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंपोनेंट है ना इंस्टॉल्ड होते हैं एक ही मशीन में हमारे। तो जो बड़े उद्योग हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, मेडिकल फील्ड, जहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस करना होता है, तो ऐसी जगहों पे इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सारे ही सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है उन्नत तकनीकें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो अभी वर्तमान में जो हमारी जनरेशन जैसे कार्यरत है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजीज आज यूज़ हो रही हैं, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित जो हमारा जनरेशन है। तो 5वीं जनरेशन को चुनेंगे इसमें, ठीक। ये पहले भी हमने जैसे बात की हुई ना कि कंप्यूटर के जो जनरेशन हैं और उसमें प्रयुक्त मुख्य रूप से जो हमारा ये कॉम्पोनेंट होता था प्रोसेसर, इसकी लिस्टिंग जरूर पढ़िएगा, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जो ENIAC सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म था। तो ये प्रेस्पर एकर्ट और जॉन म्यूकली, ये दोनों लोग ही ने मिल करके डेवलप किया था। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हमने बात की, तो जैसे प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर थे हमारे, वो किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पे। सेकंड जनरेशन में हमारा ये ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर्स पे आधारित। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिएगा प्लीज़। यहाँ पे बी विकल्प करेक्ट है। देखिए अभी ये सेकंड पीढ़ी वाला बताया गया, वैक्यूम ट्यूब प्रथम में था, तो सेकंड में हमारे क्या आ गए? ट्रांजिस्टर्स, ठीक। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स मुख्य रूप से जो डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रॉपर डेवलप होने शुरू हुए, है ना, तो ये हमारे 4th जनरेशन में आकर के ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब पे आधारित हमारे कौन से जनरेशन थे कंप्यूटर्स? 1st जनरेशन, डी ऑप्शन को यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को हमने देखे हैं वो डिटेल में प्लीज़ उनके बारे में, जैसे हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस हैं उसको देखिएगा। हम इस सीरीज़ को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।